Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, so we are starting with next part of our chapter light. अब हम कॉन्वेक्स मिरर से स्टार्ट करेंगे. कॉनकेव मिरर हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्वेक्स मिरर याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है. डाइवर्जिंग मिरर होता है और दिखता कुछ इस तरीके से है. इसका जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये वाला सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, और ये जो अंदर वाला सरफेस है ये है पॉलिश्ड सरफेस. ये पॉलिश्ड सरफेस है. ठीक है भाई, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है. तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड्स हो गया. ये कैसे टाइप का मिरर होता है? डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग क्यों होता है? क्योंकि जो भी लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज आ रही है ना, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ये एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज नहीं करती. भाई देखो, ये जो पैरेलल लाइट रे है वो फोकस की तरफ जाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन जा नहीं पाएगी. भाई मिरर को तोड़ते हुए थोड़ी जाएगी लाइट रे. तो क्या करेगी, बस यहाँ पर डायरेक्ट होगी और ऐसे स्ट्राइक करके बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी लाइट रे. तो लाइट रे ऐसे आएगी, फोकस की तरफ डायरेक्ट होगी लेकिन वापस ऊपर चली जाएगी. ऐसे ही ये पैरेलल लाइट रे है, इसे फोकस की तरफ जाना चाहिए लेकिन फोकस की तरफ नहीं जाएगी. ये उसकी तरफ डायरेक्ट होगी और पीछे की तरफ मुड़ जाएगी. इन दोनों लाइट रेज को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर मीट करेंगे? फोकस पर मीट करेंगे. और जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहां पर इमेज बन जाती है. तो इसकी इमेज फोकस पर तो बनेगी, लेकिन इस बार इमेज कैसी बनेगी? ये देखो, ये एक्चुअली में लाइट रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअली थोड़ी मीट कर रही हैं. ये सिर्फ हम पीछे एक्सटेंड करके, डॉटेड लाइंस जब भी मीट करती है ना, तो ये रियल इमेज नहीं होती, ये वर्चुअल इमेज बनी है. ये कैसी टाइप की इमेज बनी है? वर्चुअल इमेज. ये डॉट है बिल्कुल, इसलिए भी पता नहीं चल रहा, लेकिन इरेक्ट इमेज बनेगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनेगी और बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पर बनेगी, बहुत छोटा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा. तो मतलब इसका मैग्निफिकेशन अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो इसका m जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है. पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? वर्चुअल इरेक्ट. और m जो है वो लेस देन 1 होगा. लेस देन 1 मतलब छोटी इमेज बनेगी. ठीक, अगर ये मैग्निफिकेशन टर्म ढंग से अंडरस्टैंड करना है तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखें और शेयर करें. ऑब्जेक्ट नॉट एट इन्फिनिटी, इसके हम दो ही केसेस डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट नॉट एट इन्फिनिटी. भाई कॉनकेव के तो 6 केसेस और कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 ही केसेस. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ना सारे ही केसेस अगर हम बनाने की कोशिश भी करें ना, डिफरेंट केसेस, तो सारे के सारे केसेस वही बैठेंगे कि छोटी सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी. इसलिए हम 2 ही केसेस कह देते हैं. ये दोनों भी बिल्कुल सेम सही है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही तो बन रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही छोटी पॉइंट साइज की बन रही है और इसमें थोड़ी सी बड़ी बन रही है. बस फर्क इतना है, लेकिन बनेगी इसमें भी छोटी ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी. तो दूसरा केस है ऑब्जेक्ट नॉट एट इन्फिनिटी. कहीं पे भी रख दो भाई, किसी भी पॉइंट पर रख दो, यहाँ मन नहीं है यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो. तो इमेज हम उसकी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. मैंने यहाँ पॉइंट चूज कर लिया, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है. एक लाइट रे जो स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, भाई वो फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी लेकिन जा नहीं पाएगी. कहाँ चली जाएगी? वहां से दूर चली जाएगी. ठीक है, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जा तो नहीं पाएगी लेकिन डायरेक्टेड है उस तरफ. वो क्या करेगी? वो जैसे आई है ना वैसे के वैसे ही वापस निकल जाएगी. अब इन 2 लाइट रेज को हम एक्सटेंड करते हैं. यहाँ डॉटेड लाइंस यहाँ मीट कर रही हैं. डॉटेड लाइंस मीट कर रही हैं मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहे कहीं पे, वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है. वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी
और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ कहाँ करते हैं भाई, छोटी छोटी इमेजेस बना रहा है तो इसीलिए ना छोटे से ही मिरर में बहुत कुछ दिख सकता है, इसे हम कहते हैं वाइडर फील्ड देता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। स्कूटी के जो साइड में या फिर कार के जो साइड में छोटा सा मिरर नहीं लगा होता, रियर व्यू मिरर, उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स को। क्यों? इसके दो मेन रीज़न है। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते या कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज़ करते? भाई कॉनकेव मिरर तो यूज़ कर ही नहीं सकते, उसमें क्या होगा, जब दूर ऑब्जेक्ट होगा तब तो उल्टा दिखेगा, पास आते आते फिर सीधा दिखने लगेगा, इससे तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते? भाई प्लेन मिरर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बेटर हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बेटर क्यों रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर हमारा इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं तो उसमें इमेजेस तो छोटी छोटी बनती है, और अगर हमारी इमेज छोटी सी बन रही है ना, तो एक एक छोटे से सरफेस पे बहुत सारा कुछ दिख सकता है, इसे हम कहते हैं वाइडर फील्ड मिलेगा, और ऊपर से हमेशा ही इरेक्ट इमेज देता है। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। इसे हम सिक्योरिटी मिरर्स में भी यूज़ करते हैं। भाई अब तो सीसीटीवी कैमराज आ गए हैं, लेकिन पहले बहुत सारे दुकानों में जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे ना, वहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता था, जिससे कि आराम से मतलब पूरी शॉप जो है उस छोटे से मिरर में कवर हो जाती थी, पूरी शॉप का कोना कोना दिखता था उसमें। इसे हम स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ करते हैं। भाई एक तो टॉर्चेज होती हैं और एक होती है स्ट्रीट लाइट, दोनों में अलग अलग टाइप के मिरर्स यूज़ होते हैं। स्ट्रीट लाइट में हमें चाहिए कि भाई लाइट तो फैली फैली हो, दूर दूर तक फैले, है ना। स्ट्रीट लाइट में तो हम यही चाहते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट लगा दें और दूर तक उसकी रोशनी जाए, फैल जाए वो रोशनी, तो इसलिए हम एक डाइवर्जिंग टाइप का मिरर यूज़ करते हैं। और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, जबकि जो हमारे टॉर्च लाइट होते हैं ना, उसमें तो हम चाहते हैं कि उसी पॉइंट पर फोकस हो जहाँ पर हम वो टॉर्च को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम कन्वर्जिंग टाइप का मिरर यूज़ करते हैं। तो भाई टॉर्च लाइट में तो हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं और स्ट्रीट लाइट में हम डाइवर्जिंग मिरर यूज़ करते हैं। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर को हम सोलर फर्नेस में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है। अगर ये कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है तो क्या होगा, ये जो है आसपास की हीट को एक ही जगह कलेक्ट कर देगा और फूड को अच्छे से पकने में हेल्प करेगा। जो हम सन से सोलर एनर्जी को यूज़ करके खाना पकाते हैं ना, तो उसमें हमें क्या चाहिए कि जो सारी की सारी लाइट एक ही जगह पर कन्वर्ज हो जाए, जिससे कि हमारा फूड जो है वो जल्दी से जल्दी गर्म हो। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन क्या कहती है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं कि हम ना ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। हमने इतने सारे डायग्राम्स बनाए, हमने हमेशा देखा, तो हम ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट को किस साइड रखेंगे? हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे। पोल को ओरिजिन कंसिडर करेंगे। बस अब पोल को तो ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मतलब 0 0, जो हम मैथ्स में नहीं यूज़ करते 0 0। अब 0 0 के ऊपर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, नीचे सारे नेगेटिव होते हैं, राइट साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव होते हैं। बस वही है हमारी साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। ये पोल हमारा ओरिजिन है, सारे डिस्टेंस हम इस पोल के थ्रू मेजर करेंगे। इसे 0 0 मान के चलो, तो अगर ये 2 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 2। पोल से ही हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। और पोल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव, पोल के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। ऐसा हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, तो इतनी डिफिकल्ट बात तो नहीं है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है। इसे अप्लाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसके रूल्स तो ईजी हैं। मिरर फॉर्मूला है एक हमारा। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें v क्या है? इमेज डिस्टेंस है पोल से, जबकि u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से। मतलब ये तो हमारा मिरर, ये हमारा छोटा सा मिरर हो गया, ये हमारा हो गया पोल। कोई सा भी मिरर ले लो भाई, ये कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। तो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट? वो u होता है। कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? u कहते हैं। इमेज कहीं पर भी बन गई, इस पॉइंट पर बन गई, तो ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, या यहाँ बन गई है ना, कितनी दूरी पर है उसे हम क्या कहते हैं? v कहते हैं। इमेज कितनी दूरी पर है पोल से, इसे हम v कहते हैं। इधर भी बन सकती है इमेज, तो जितनी दूरी पर पोल से होगी उसे हम v कहते हैं। f क्या होता है? f होता है फोकल लेंथ।
f हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है, और इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमने पहले भी यूज़ करा है। ये होता क्या है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बनी है ना वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितने टाइम है, वही मैग्निफिकेशन है। अगर हम कहें 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मतलब 2 गुनी इमेज बन रही है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 4 सेंटीमीटर की बनेगी, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कितनी टाइम्स बनी है उसे ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे अगर छोटी भी बन सकती है तो मैग्निफिकेशन 0.5 भी हो सकती है। मैग्निफिकेशन 0.5 होने का मतलब क्या है? आधी मैग्निफिकेशन है। अगर 5 मीटर लंबा कुछ चीज़ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर बनेगी, तो ये मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, और एक और फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू -v अपॉन u, जिसमें v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो भाई हम साइन कन्वेंशन तो डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइन कन्वेंशन। एप्लीकेशन हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अब हमने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को अलग अलग कर दिया है। अब हमें देखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है ना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम सोचेंगे नहीं उस टाइम पर कि भाई ये तो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड होता है, तो उस हिसाब से हम देखें। हमें डायरेक्ट सोचना पड़ेगा कि भैया यू हमने साइन कन्वेंशन के फर्स्ट रूल में कहा है कि हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, पोल को ओरिजिन चूज करेंगे, है ना, पोल को ओरिजिन चूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं। अगर हम ऐसा करना चाहें तो क्या होगा भाई, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को तो कह ही रहे हमेशा लेफ्ट साइड रखो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। अब ये हमेशा नेगेटिव होगा चाहे हम लेंस पढ़े मिरर पढ़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर रखा जाता है, तो यू हमेशा ही नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा रखते हैं, उल्टा ऑब्जेक्ट हम नहीं रखेंगे, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी। तो ये दो तो हर किसी केस के लिए हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कि यू हम हमेशा नेगेटिव लेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम पॉजिटिव चूज करेंगे। फोकल लेंथ, अब नया टॉपिक आ जाता है फोकल लेंथ। देखो भाई ये हमारा होता है कॉनकेव लेंथ, छोटा सा मैंने बनाया है, थोड़ा रफ डायग्राम है। इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होगी तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद V पर आते हैं। V जो है V पॉजिटिव भी हो सकता है, V नेगेटिव भी हो सकता है। V नेगेटिव कब होगा? जब उल्टी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, V नेगेटिव। और अगर सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट सीधी इमेज बनती है, V पॉजिटिव। उल्टी इमेज के लिए V नेगेटिव। उल्टी कब बनती है? रियल इन्वर्टेड। और पॉजिटिव होगा वर्चुअल इरेक्ट में। लेकिन हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, छोटी सी सीधी इमेज बनाता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का V हमेशा पॉजिटिव होगा। V हमेशा इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा इसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर सीधी इमेज बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, तो HI पॉजिटिव होगा। अगर उल्टी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो HI नेगेटिव होगा। HI कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा लेकिन सीधी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए HI हमेशा पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव कब होगा? जब उल्टी इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज है। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, ठीक है, और ये तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा इसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, और बस है एक हमारी, बस इज लोकेटेड 5 मीटर
फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस हमें पता है 3 मीटर्स है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस कितना है? 3 मीटर्स है। बस कहाँ लोकेटेड है? बस हमारा ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर अवे लोकेटेड है। हमें पोजीशन, नेचर और साइज बताना है। रेडियस का हमें कुछ काम नहीं है, हम पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस अपॉन 2। निकाल ली हमने 1.5। लेकिन अब हमें ये सोचना है ये पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की कैसी थी? कॉन्वेक्स की भाई पॉजिटिव थी, इसलिए हम पॉजिटिव में लेंगे। यू जो है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। हमें तो बस ये बोल दिया ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर होना चाहिए, फिर हम सोचेंगे नहीं, लेकिन यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। यू 5 है लेकिन -5 होगा। फिर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमें u पता है, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने -5, 1/f की वैल्यू पुट कर दी। इनकी हेल्प से हम v निकाल देंगे, इसे इधर भेजेंगे और बस सॉल्व कर देंगे, v हमारा निकल जाएगा इजीली। उसके बाद हम कहेंगे m क्या होता है? m होता है -v/u। m -v/u होता है, v की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू रखेंगे और हमारी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन हमारी आई है 3/13। हमें पता है 3/13 मतलब <1 होता है। <1 तो मतलब छोटी सी इमेज बनेगी, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और पॉजिटिव में आया है ना, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। तो नेचर हमने बता दिया, नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट है। और साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है। साइज डिमिनिश्ड है, नेचर वर्चुअल इरेक्ट है। पोजीशन v भी हमने निकाल दिया है, कितनी पोजीशन पर होगा वो भी हम बता सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दे रखा है। ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर अवे होगा, लेकिन u तो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए -25 लिखा। कॉन्केव मिरर था, इसलिए हमने फोकल लेंथ -15 लिखी। हमें v कैलकुलेट करना था और hi को कैलकुलेट करना था। ठीक है, v को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और u की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद v की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। v की वैल्यू नेगेटिव आई है, v की वैल्यू नेगेटिव मतलब उल्टी इमेज बनी थी। उल्टी इमेज मतलब रियल इन्वर्टेड बनी होगी। ठीक है, उल्टी इमेज मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल दी -v/u करके। लेकिन ये जो है hi/ho के भी इक्वल होता है, जिसमें हमें ho पता था। ठीक है, m -v/u होता है, hi/ho होता है, v पता है, u पता है, ho पता है, hi कैलकुलेट करना है, hi हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, hi हमारा आ गया -6। माइनस का मतलब फिर से मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4, इमेज की हाइट है 6। इसका मतलब क्या है भाई? हमारी इमेज जो है वो बड़ी बन रही है, इनलार्ज्ड इमेज बन रही है। नया टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? मेनली जब लाइट हमारी ओपेक, जब तक ऑब्जेक्ट था तो लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे वापस जा रही थी। लेकिन अब क्या है? अब हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे अंदर भी जाएगी, और जब लाइट रे अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं बेंड होगी, या तो टुवर्ड्स बेंड होगी या अवे बेंड होगी। ठीक है, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मीडियम है जैसे एयर, ये है हमारा ग्लास। ठीक है, लाइट रे इसके अंदर आ रही थी, ये रहा हमारी, ये इंसिडेंट रे है, ये है हमारी नॉर्मल। ठीक है, जाना इसे ऐसे चाहिए था भाई, लेकिन क्या है, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा टूवर्ड्स बेंड हो रही है या अवे बेंड हो रही है? ये तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी क्या ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है ना, तो वो बेंड हो जाती है, इधर उधर डेविएट होने लगती है, जिस पाथ पे उसे जाना चाहिए उस पाथ पे नहीं जाती है। उस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। कभी कभी हम पानी में पेंसिल गिर देते हैं तो पेंसिल जो है वो थोड़ी टेढ़ी लगने लगती है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। उसका डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, कैसा डायग्राम होता है ना, वो भी रिफ्रैक्शन की ही वजह से होता है। तो
हमारे दो टाइप के मीडियम होते हैं, जो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो हमारा रेयर मीडियम होता है या हमारा डेंस मीडियम होता है। रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, सोचो ट्रैफिक कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, डेंस मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रेयर है, रेयर मतलब ऑप्टिकल डेंस कम है, ज़्यादा डेंस नहीं है। और डेंस मीडियम जो होगा, डेंस मीडियम होगा उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, ट्रैफिक होगा, तो इसलिए पार्टिकल्स ढंग से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, और इसलिए उनकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर मैं कहूँ एयर और डायमंड किस में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी? एयर या डायमंड किस में स्पीड की लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रा देखते हैं किस किस का आंसर ठीक है। वैसे एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी। डायमंड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं तो लाइट जो है वो इतना फास्ट ट्रैवल नहीं कर पाता है, इसलिए वो एक डेंस मीडियम होता है। तो हमारे दो टाइप के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो भाई रेयर मीडियम में उसकी स्पीड कैसी थी? ज़्यादा थी। डेंस में उसकी स्पीड कैसी हो गई? कम हो गई। तो अब उसकी ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स बेंड हो जाएगा। तो इस केस में वो कहाँ बेंड हो जाएगा? टूवर्ड्स। अगर लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर स्पीड में जाता है, डेंस में उसकी स्पीड कम थी, रेयर में जाते जाते पहले से भी तेज़ होनी है उसकी स्पीड, तो वो कहाँ बेंड हो जाएगा? अवे बेंड हो जाएगा, दूर चला जाएगा और तेज़ हो जाएगी उसकी स्पीड। तो भाई वो कहीं पे भी बेंड करे, अगर वो रेयर से डेंस में तो टूवर्ड्स, डेंस से रेयर में तो अवे, कहीं पे भी बेंड करे, अवे बेंड करे नॉर्मल से या टूवर्ड्स बेंड करे नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आ रहा है ना? ये है नॉर्मल। लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन कहाँ गई? ऐसे गई, तो नॉर्मल के थोड़ा पास हो गई ना। और यहाँ पे लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ये नहीं नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा दूर हो गई ना तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर उसकी स्पीड कम हो गई है तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी कम डिस्टेंस चलने के लिए, और अगर उसकी स्पीड बढ़ गई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इधर टूवर्ड्स और अवे, टूवर्ड्स बेंड हो, अवे बेंड हो, कहीं पे भी बेंड हो, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलो एक ग्लास स्लैब को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जैसे समझ लो ग्लास स्लैब है, इसमें एक इंसिडेंट लाइट रे आई, ये हमारी नॉर्मल हो गई। पहले वो कहाँ बेंड होगी? टूवर्ड्स बेंड होगी। जाना ऐसे चाहिए था भाई, कहाँ बेंड हो जाएगी? थोड़ी सी टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। अब इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये भी एक और नॉर्मल। अब कहाँ बेंड होना चाहिए? अवे बेंड हो जाएगी, क्योंकि अब तो भाई ग्लास से एयर में जा रही है, अब उसकी स्पीड पहले से तेज़ होगी तो अवे बेंड हो जाएगी। हम देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है ना, जिसे हम आगे तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो एमर्जेंट रे है, ये आपस में पैरेलल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? It is the perpendicular distance between produced incident ray and the emergent ray। जो produced incident ray है और emergent ray है उनके बीच में जो perpendicular distance होता है उसे lateral displacement कहते हैं। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हमारे लॉज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे वैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। एक लॉ तो काफ़ी सिमिलर है उसी लॉ से जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। याद है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और एक और लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये जो सेकंड लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब साइन ए अपॉन साइन आर ना, अगर हम उसी पेयर ऑफ मीडिया की बात करें तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा साइन ए अपॉन साइन आर, और इस कांस्टेंट की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो ये हमारा सेकेंड लॉ है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब गिवन पेयर मतलब अगर एयर से ग्लास में ही आ रहा है तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। अच्छा, जैसे एयर से ग्लास में जा रहा था तो हम ए म्यू जी यूज़ करेंगे। ए म्यू जी किसके इक्वल होता है? ए म्यू जी वी ए अपॉन वी जी के इक्वल होता है। ठीक है, और जी म्यू ए किसके इक्वल होता है? वी जी अपॉन वी ए, मतलब पहले ये लिखना है उसकी वेलोसिटी अपॉन इसकी वेलोसिटी। ऐसे ही सोच के देखो, जी म्यू डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? वी जी अपॉन वी डब्ल्यू के इक्वल होता है। डब्ल्यू म्यू जी किसके इक्वल होता है? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी के इक्वल होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए म्यू जी क्या था? वी ए अपॉन वी जी। जी म्यू ए क्या था? वी जी अपॉन वी ए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए 1 होगा, या हम कह सकते हैं ए म्यू जी जो है वो जी म्यू ए का रेसिप्रोकल होगा। मतलब अगर हमें पता है ए म्यू जी 3/2 है तो जी म्यू ए 2/3 होगा। ठीक है, अच्छा ए म्यू जी वैसे किसके इक्वल होता है? वी ए अपॉन वी जी के, और वी ए की वैल्यू हमें पता होती है। वी ए की वैल्यू याद रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है एयर जो वो लीस्ट डेंस मीडियम है, मतलब उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। डेंसिटी सबसे कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होगा और स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो कांस्टेंट है दिखाता क्या है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी दिखाता है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, हमें ए म्यू जी 1.5 गिवन है और ये जो ए म्यू जी है वो वी ए अपॉन वी जी के इक्वल होगा। तो अगर ए म्यू जी वी ए अपॉन वी जी के इक्वल है ना, और ए म्यू जी हमें पता है 1.5 है, वी ए की वैल्यू हमने लर्न कर ली 3 × 10⁸ है, तो हम वी जी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है, अगर हमें किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम उसको वी ए अपॉन वी जी के इक्वल रखेंगे। जैसे इस केस में 1.5 को वी ए अपॉन वी जी के इक्वल रखा और वी जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, फिर हम 2 टाइप के लेंसेज पढ़ेंगे। एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होता है। ठीक है, हम लेंस के कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वैसे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, अब कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। चलो पार्ट्स ऑफ लेंस करते हैं। पहला पार्ट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो ये जो लेंस है इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर होता है, और इस पर जो हमारा लाइट रे जो भी जाती है ना, वो जैसी गई है वैसी की वैसी ही आगे चलती चली जाती है, वो कहीं बेंड नहीं होती। ठीक है, ना ही टूवर्ड्स ना ही अवे, कहीं बेंड नहीं होती। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है और इट इज़ द पॉइंट थ्रू विच एनी लाइट रे अंडरगोज अनडेविएटेड। इसके थ्रू पास होने वाली जो लाइट है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है। दूसरा हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो, ये जो हमारा है ना लेंस, ये हम सोच सकते हैं 2 सर्कल्स से आए हैं, तो उन सर्कल के, उन स्फीयर्स के जो सेंटर होते हैं जिससे ये लेंस बना है उसको ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस फॉर्म्स द पार्ट। फोकस क्या होता है? फोकस भाई, फोकस ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका जस्ट आधा होता है, और ये एक स्पेशल वो पॉइंट है तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो भी सारी की सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज है ना वो आकर मीट कर जाते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर सारी की सारी पैरेलल रेज जो है वो मीट कर जाए उसे हम फोकस कहते हैं। तो ये हमारा फोकस हो गया।
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसके कुछ केसेस करेंगे। जो कॉन्केव मिरर था ना उसके जैसे ही केसेस हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, हमें पता है। और कैसी बनेगी, अभी छोटी बनेगी, जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास नहीं आ जाता ना तब तक छोटी बनेगी। तो अभी इमेज छोटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगी। याद करा था हमने उसमें भी कि अगर फोकस पर होता है तो इन्फिनिटी पे तो फोकस पर, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन जाती है ना। तो अब वैसे ही है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। मैग्निफिकेशन छोटा है इसलिए <1 और नेगेटिव क्योंकि रियल इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड उल्टी इमेज है ना तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। बियॉन्ड, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं। ठीक है, इसका केस देख लेते हैं। ये हमारा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस, तो इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। जो पैरेलल लाइट रेज थी वो कहाँ आकर मीट कर गई, एक पॉइंट पर आकर मीट कर गई, फोकस पर, और फोकस पर एक छोटी सी इमेज बन गई, रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है भाई, अब पढ़ लेते हैं सेकंड केस। हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनती है। कैसी बनती है, छोटी बनती है। कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, वो हम बना के देख लेते हैं। एक हमारी पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से पास करती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड चलती चली जाती है। तो भाई ये दोनों लाइट रेस तो इस पॉइंट पर मीट कर गई। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट चूज कर लिया बियॉन्ड सी। अब हमने दो लाइट रेस चूज कर ली, एक पैरेलल लाइट रे वो फोकस की तरफ चली जाती है, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड चलती चली जाती है। ये दोनों लाइट रेस भाई यहाँ मीट कर गए। अगर ये यहाँ पर मीट कर गई तो इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अगर हमने बियॉन्ड सी रखा है तो कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ठीक है, और एक केस में ना हम बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी बन जाएगी। ये चीज़ें तो याद रख लो, बहुत हेल्प करेंगी डायग्राम बनाने में। अब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी पर बनेगी। ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, इमेज भी सी पर बनेगी। अब बिल्कुल इक्वल साइज की बनने शुरू हो जाएगी। इसके बाद से इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्ट सी पर रखा, इमेज भी सी पर बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। अभी भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, हर केस में रियल इन्वर्टेड बनेगी सिवाय एक केस को छोड़कर। यही वो केस है जिसमें m क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे बनेगी फिगर। हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, इमेज भी सी पर बनी, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही बनी। ठीक है, बस दो लाइट रेस चूज करी। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो तो अनडेविएटेड वैसी की वैसी चलती चली जाएगी। जो पैरेलल लाइट रे होगी वो फोकस की तरफ चली जाएगी। दोनों ने यहाँ पर मीट करा, यहाँ पर सी पर इसकी इमेज बन गई। अब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं। अब सी के पास आ गई है तो अब बड़ी इमेज बननी शुरू होगी। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज कहाँ, अब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। बियॉन्ड सी बनेगी ना, तो बस हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दिया। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो बिना हिले डुले चली गई। जो लाइट रे पैरेलल जा रही थी वो फोकस की तरफ मुड़ गई। दोनों यहाँ पर मीट करे तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। ठीक है, और इमेज अब कैसी, अब सी से पास आ गई है ना। जब तक सी से दूर होगी छोटी इमेज बनेगी, जब वो सी पर होगी तो इमेज इनलार्ज्ड बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। m भैया अभी भी नेगेटिव है क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है, और मोर देन 1 क्योंकि इमेज जो है वो बड़ी सी इमेज बन रही है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। ऑब्जेक्ट जब हम f पर रखेंगे इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। जब हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, हमें पता है बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था अनडेविएटेड जाएगा, जो पैरेलल जा रहा था फोकस की तरफ जाएगा। ये दोनों रेस पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों रेस पैरेलल हो गई है ना, पैरेलल रेस हो गई तो क्या होगी, कभी मीट ही नहीं करेगी और इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल और इन्वर्टेड बनेगी और कैसी बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। ये वाली इमेज एट इन्फिनिटी बनती है। एक लास्ट केस है, ये इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब ये इकलौता केस है
कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें m हमारा पॉजिटिव हो सकता है, m पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए और इनलार्ज्ड इमेज के लिए हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे भाई? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर से वो दो रेज हम चूज करेंगे। एक जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है वो एज इट इज पास होगी, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगी। भाई ये आगे तो कहीं मीट करने की नहीं, इन्हें हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी, इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगी। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं भाई? एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। उसमें यही वाला केस यूज़ करते हैं कि बड़ी सी, जो हमने लास्ट केस अभी पढ़ा, कि बड़ी सी इमेज भी बने और सीधी इमेज भी बने। और हमारी कभी कभी आंखें ख़राब हो जाती हैं तो हम हाइपरमेट्रोपिक आई में भी यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होता है? जब हमें पास का ढंग से नहीं दिख पा रहा है, प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमारे कुछ केसेस हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा। भाई जब बस दो ही केस, ये कॉनकेव लेंस के हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। दो ही केसेस होते हैं इसके, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के थे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट नॉट एट इन्फिनिटी, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बने। तो फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा तो भाई जो भी पैरेलल लाइट रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो फोकस से डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है ये, इसका मेन वाला फोकस होता है, तो इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज होनी शुरू होगी, तो इसकी इमेज फोकस पर बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट नॉट एट इन्फिनिटी है, तो हमने ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पर रख दिया, वही दो लाइट रेज चूज कर ली। एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा था वो अनडेविएटेड चला गया, जो सीधी सीधी जा रही थी वो फोकस से डाइवर्ज हो गई, तो इमेज यहाँ पर बन गई। एक बार और देखते हैं इसे। एक हमारा ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे गई वो अनडेविएटेड चली गई, जो पैरेलल लाइट रे थी वो फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई, तो ये दोनों यहाँ पर मीट करें और इमेज कैसी बनी है? सीधी बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, तो इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 होगा। इसकी साइन कन्वेंशन लेंसेज की देखें तो वैसी ही है जैसी मिरर की थी, बस इस बार वही ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, और दूसरा मेन हमें बात ध्यान रखनी है, उसमें हम पोल लेते थे ओरिजिन, इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर एज अ ओरिजिन कंसिडर करेंगे। लेंस का जो फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला याद होगा, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें बीच में माइनस आ जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ पर v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर है। उसमें m होता था -v/u, इसमें m होगा v/u। लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u और hi/ho होगा। लेंस में साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। यू तो भाई हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने क्या ही रखा है, ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड रखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि हम सीधा, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीधा रखा जाएगा। कॉनकेव के लिए एफ जो है वो नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव होता है। वी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वी नेगेटिव कब होगा? जब अब वी, तो वी नेगेटिव भी हो सकता है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है। वी नेगेटिव होने का मतलब, अब वी का उल्टा है भाई, वी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, वी पॉजिटिव मतलब रियल इन्वर्टेड, सिर्फ वी का उल्टा है। वैसे हमेशा जब भी उल्टी इमेज बनती थी सब नेगेटिव हो जाता था, वी हो, एम हो, एच आई हो, सब नेगेटिव हो जाता था। लेकिन ये लेंस में एक एक्सेप्शन है कि वी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, वी पॉजिटिव मतलब रियल इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखनी है, बाकी तो सेम है सारी की सारी। एम नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड, एम पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट। सिर्फ वी का ही है कि अगर वी पॉजिटिव होता है तो पहले हम सोचते थे कि वी पॉजिटिव है तो सीधी इमेज मतलब वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन इसमें उल्टा है, सिर्फ वी का उल्टा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है।
साइन कन्वेंशन में। जल्दी से पावर पे आ जाते हैं। पावर क्या होता है? पावर होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये क्या होता है? कितना डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है, जो हमारा कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है। तो कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसे पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ मीटर में है और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/f हो जाएगा, ठीक है। और पावर की SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। पावर नेगेटिव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कॉन्केव लेंस, और पावर पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसकी यूनिट डायोप्टर होती है। बस इसी के साथ हमारे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.